आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ये पार्ट 1 होगा। इसमें ना हम आपको बताएंगे क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। हम आपको बताने वाले कि श्वसन क्या होता है, श्वसन की विशेषताएं क्या होती है और श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, उनके प्रकार का पूरे विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये समझते हैं कि आखिरकार 2011 से 2022 तक बायोलॉजी के जो सेकेंड चैप्टर है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, उससे कितने सवाल पूछे, कौन कौन सवाल पूछे हैं। तो कुल टोटल 10 गो सवाल पूछा है और इसका रिपीटेशन बहुत किया है। हम उस सबको बारी बारी से देख लेते हैं। एटीपी में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये 2011 में पूछा था। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, 2016 और 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। ठीक है। ऊर्जा मुद्रा कौन है, ऊर्जा का मुद्रा कौन होता है, 2018 में पूछा है। श्वसन के अंतिम उत्पाद 18-21 में पूछा है। किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 2020 में और 2022 के फर्स्ट सिटिंग में। ये सेकेंड सिटिंग में पूछा था, ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा था। क्लियर है। ऑक्सी श्वसन एवं अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखे 2013 और 18 में। देखिए ऑक्सी मतलब वायवीय श्वसन और अनऑक्सी मतलब होता अवायवीय श्वसन। 2013 वाला हमने सवाल वाला लिखा है और 2018 में ही ऑक्सी और अनऑक्सी की जगह पर वायवीय और अवायवीय दे दिया था। अरे भैया बतिया तो सेम है बात। श्वसन एवं दहन में अंतर लिखिए, कब पूछा, 14 में और 2020 में पूछा है। तो हम श्वसन की विशेषता जब पढ़ाएंगे तो खुद ब खुद इसके बारे में और उसको उलट देंगे दहन के, हम लोग पढ़ेंगे यार, इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए, 2016 में पूछा है। श्वसन की विशेषता श्वासोच्छ्वास जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अंतर बताएंगे। श्वसन की परिभाषा दीजिए, 2021 में पूछा था। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, 2017 में पूछा था। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस वीडियो में इस पूरा टॉपिक को क्लियर करने वाले केवल श्वसन से संबंधित ये बातें हैं। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं सबको। हम लोग समझते हैं कि श्वसन क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए पहले श्वसन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। वैसी क्रिया जिसमें जीव जंतु आवश्यक गैसों को ग्रहण कर उससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसी को श्वसन कहा जाता है। क्या, यानी श्वसन में आवश्यक गैस को हम लोग ग्रहण करेंगे और उससे ऊर्जा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, तो ऊर्जा का निर्माण करेंगे, उसी को श्वसन कहते हैं। दूसरे भाषा में आप और भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब भोजन किए थे, पोषण किए थे, तो भोजन अंदर जाने के बाद पाचन हुआ था। अब पाचन होने के बाद ग्लूकोज बना था। अब ग्लूकोज जब टूटता है तभी जाके ऊर्जा बनता है। और ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तब जाके ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीकरण हो गया तो समझिए कि ऊर्जा का निर्माण बन जाता, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को, यानी उपचयन, ऑक्सीकरण के ही उपचयन के, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ही श्वसन कहा जाता है। अगर शॉर्ट भाषा में इसको लिखा जाए तो बात समझ में आ गया। और श्वसन की बहुत सारी पॉइंट आता है श्वसन के अंतर्गत, जिसको हम विशेषताएं के रूप में समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि श्वसन कहां पर पूर्ण होती है, तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है कि श्वसन कहां पूर्ण होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन कै चरण में पूरा होता है, कितने चरण में पूरा होती है, तो 4 चरण पूरा होती है। कौन कौन, श्वासोच्छ्वास, आंतरिक श्वसन और गैसों का परिवहन और कोशिकीय श्वसन। देखिए आपको समझाते हैं। ये श्वासोच्छ्वास का मतलब तो आगे आपको पढ़ाएंगे, सांस लेना छोड़ना, बस केवल इतना काम है श्वासोच्छ्वास मतलब। आंतरिक श्वसन मतलब जैसे नाक के द्वारा सांस लिए तो श्वास नली के द्वारा फेफड़ा में जाना चाहिए ना, तो उसको बोला तो आंतरिक श्वसन, फेफड़ा तक चला गया तो आंतरिक श्वसन। अब गैसों का परिवहन, भैया हमको तो ऑक्सीजन जो चाहिए वो चाहिए कोशिका के अंदर चाहिए, तो परिवहन होगा तभी ना कोशिका में पहुंचेगा, क्योंकि कोशिका पैर तक भी है, हाथ में भी है, तो वहां जाने की क्रिया परिवहन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन, अब कोशिका में चल गया तो कोशिकीय श्वसन होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण होती है। तो 4 बात समझ में आ गया। अब समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण आपको ध्यान रखना है। हमने बताया कि ग्लूकोज, पाचन के बाद ग्लूकोज बना था, ऑक्सीजन मिला और कुछ एंजाइम रहता, थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे। एंजाइम के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, ऊर्जा बनता है। यही मेरा ऊर्जा मेन होता है। इस समीकरण को एकदम ध्यान में रखिएगा आप। देखिए ना, ये बात पूछा था ना कि श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत ताप के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, तो 20% ताप के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन यार गर्म हवा अंदर से नहीं निकलता है, तो गर्म हवा तो ताप इसका मतलब निकल रहा है, तो 20% ध्यान रखिएगा। देखिए ना, अंतिम उत्पाद पूछा था, श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन है, अरे भैया श्वसन का ही समीकरण है। अब गौर कीजिए, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी कौन चीज मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नहीं भैया। जल मौजूद है, तो हाँ। ऊर्जा मौजूद है ना यार, ऊर्जा तो बनता है,
इसका मतलब जो मौजूद है वो मेरे लिए नया नहीं है। नया क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मेरे लिए नया है, तो वही होता है अंतिम उत्पाद। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अंतिम उत्पाद समझ में आया यार? जल तो ऑलरेडी है जी हमारा अंदर, जब नया बन रहा है तो यही अंतिम उत्पाद हो गया। क्लियर? अब देखिए ऊर्जा किस रूप में, कहता है कि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त किस रूप में मुक्त होती है, तो भैया एटीपी के रूप में मुक्त होती है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है वो किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में। पर पूछा था कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको संकेत में ए डी से एडिनो और ट्राई मतलब 3 और पी मतलब फॉस्फेट, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये फॉस्फेट जो बंधन है ना, ये जब टूटती है तो वही ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब भोजन कर लिए तो ऊर्जा तो बहुत सारा संचित है, तो एटीपी के रूप में रहेगा। वो हमको जरूरी है, कब कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है, तो हमेशा तो ऊर्जा इन्होंने नहीं रहेगा। तो जब जरूरी रहता है तो फास्फेट का बंधन टूटता है, फास्फेट का बंधन टूटता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, वही ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। इतना बात समझ में? अब देखिए ना, कई बार लेकिन कंफ्यूजन होता है कि ये जो हो रहा है इससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ताप उत्पन्न हो रहा है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो भैया ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण जिसका दूसरा नाम होता है उपचयन, उपचयन ही ज्यादा डालता है, उपचयन, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। लेकिन ऑप्शनवा में दोनों रहता है। हम किसको मारेंगे? अब बताओ ना यार, हमको ताप उत्पन्न होना जरूरी था? नहीं जरूरी था ना। तो पहले तो ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है, मेन प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ संयोग होना होता है, उसके बाद ताप उत्पन्न हो गया। तो उसमें मेरा क्या भागीदारी है भाई? कोई भागीदारी नहीं है। तो आपको अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो मारिएगा ऑक्सीकरण। क्लियर ना? ऊष्माक्षेपी नहीं। अगर केवल ऊष्माक्षेपी है तब तो इसको मारेंगे, और यदि नहीं रहे तो। क्लियर है? उसके बाद देखिए कोशिका में श्वसन की अंतिम क्रिया होती है, इसीलिए अब देखिए अभी बताए ना कि जब श्वसन का अंतिम जो क्रिया होता है कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए श्वसन को आपको गड़बड़ाने के लिए कोशिकीय श्वसन भी लिख देता है कि कोशिकीय श्वसन को आप परिभाषित कीजिए। कोई बात नहीं भैया, वह बतिया है कि श्वसन की अंतिम प्रक्रिया सबसे अंत में कोशिका में संपन्न होती है, इसीलिए उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। क्लियर है ना? अब ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न कितना होती है, ये 2011 में पूछा है कि ऊर्जा हमारे शरीर में जो एटीपी बनता है वो कितनी मात्रा में, तो 30.5 किलो जूल पर कैलोरी। एकदम ध्यान रखना है, मात्रक से कोई गड़बड़ नहीं। आप लोग 10th क्लास में तो मात्रक सब में सेम देता है, बस ये देता है 30 देता है, 31 देता है और 3.5 देता है 30.5। तो 30.5 किलो जूल प्रति कैलोरी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना सारे टॉपिक है आपको श्वसन से, कितनों खखोरेगा तो इससे ज्यादा आपको नहीं खखोरेगा। बस ये सब आप ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। हम लोग श्वसन के प्रकार समझते हैं। तो देखिए श्वसन 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? फर्स्ट में अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और सेकेंड होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय, अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन। ध्यान रखिएगा 2013 में पूछा है 2 नंबर में कि अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। अनॉक्सी श्वसन और इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अब हम इसके बारे में समझते हैं क्या कि भाई अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन देखो ना यार, वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, क्या होती है? अनुपस्थिति में होती है, उसी को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है, उसी को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, उसी को कहा जाता है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे वायवीय। अरे वायवीय मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, और आ लग गया तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो एक तरह से आपको अंतर भी बन जाए कि क्या
इसकी विशेषता और इसकी विशेषता जब मालूम हो जाएगा तो अंतर आसानी से लिख देंगे। अब देखो ना यार, ऊर्जा का निर्माण होने के लिए जितना आप सांस लीजिएगा, अब सोचिए ना, महान महान लोग, पंडित लोग, रामदेव और सब कहते हैं कि सुबह उठ करके ब्रीदिंग करना चाहिए, श्वासोच्छ्वास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोग जानते हैं कि भैया जितना आप सांस लीजिएगा उतना ज़्यादा आपको ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, हम लोग जब दौड़ते हैं तो सांस तेज क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर में ऊर्जा आवश्यकता बढ़ जाती है दौड़ने के दरमियान। तो भैया आप ऑक्सीजन ज़्यादा लीजिए तो ना हाली हाली ऊर्जा बनेगा, इसलिए सांस तेज हो जाता है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन कम है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होगा, इसमें ऊर्जा का निर्माण कम होता है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहली बात यह है। अगली बात यह है कि ये देखिए, यह श्वसन का प्रारंभिक अवस्था है। ये क्या है? श्वसन का प्रारंभिक अवस्था है और श्वसन का अंतिम अवस्था रहता है, तो पूरी तरह से हो जाता है। यह श्वसन का अंतिम अवस्था है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इस श्वसन जो होता है वो एक चरण में पूरा होती है। कितने चरण पूरा होती है? एक चरण में। किसमें भैया? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में यह श्वसन पूर्ण होती है। लेकिन यह श्वसन 2 चरणों में पूरा होती है। 2 चरणों में पूरा होती है। कौन कौन? तो भैया पहला जो होता है वो कोशिका द्रव होता है, पहला कोशिका द्रव, और लास्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब देखिए श्वसन के बाद तो ग्लूकोज का टूटना होता है। अब समझिए कि कम ऊर्जा जब उत्पन्न हो रहा है तो इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से टूट नहीं पाता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं ग्लूकोज का आंशिक, कोची आंशिक मतलब पूरा नहीं है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूरी तरह से, तब ना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें समीकरण, अभी जो हमने समीकरण लिखा था वो लिखा था वायवीय श्वसन का समीकरण। अवायवीय श्वसन में क्या क्या उत्पन्न होता है तो ध्यान दीजिएगा। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट पायरुवेट उत्पन्न तो पायरुवेटे होता है यार। देखिए अवायवीय श्वसन के भी 2 स्टेज होता है। एक होता है ऑक्सीजन रहबे ना करेगा तो प्योर, और एक है कि तनी तनी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। इसके वजह से बनता पहले पायरुवेटे है, लेकिन यह आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? तो मेथेनॉल, मेथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो कह सकते हैं कि यह बन रहा है, मेथेनॉल भी बन रहा है और लैक्टिक अम्ल भी बनता है। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही दौड़ते समय हम लोग को शरीर में दर्द देने लगता है। तो अवायवीय श्वसन में किसका किसका निर्माण होता है? पायरुवेट, मेथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये 2 नंबर और 5 नंबर में दोनों में पूछा है। यार देखो ना, 1 2 3 4 5 6 गो, 5 नंबर पूछा तो 5 से ज्यादा एक भी नहीं लिखेगा। और साथ ही साथ 2 नंबर पूछेगा तो हार्डली 3.5 गो, और ज्यादा खखनल लिख दीजिएगा ना तो फिर कहेगा कि लगता है चोरी उड़ करके लिखा है, तो खखनल जैसा नहीं लिखना। तो हम लोग आज पूरा श्वसन का डीप पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि श्वसन के अंग क्या होता है, कौन कौन जंतु में किस प्रकार के श्वसन अंग पाई जाती है, किस तरह से श्वसन लेती है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप